कि डाइट होती क्या है। वजन कम करना है, डाइट फॉलो कीजिए। डायबिटीज़ मैनेज करना है, डाइट फॉलो कीजिए। आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रखती है तो आप डाइट फॉलो कीजिए। आजकल एक और टर्म हमारे सामने आती है विच इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। डाइट में मैं ये भी कहूँगी ज़्यादा खाना खाना भी अलाउड नहीं है। राजा की तरह आप नाश्ता करिए, रानी की तरह आप लंच करिए और एक बेगर की तरह आप डिनर करिए। अब एक टर्म और आती है, अभी हम लिक्विड और वाटर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज वाटर डाइटिंग? प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके हेल्दी वेट पे डिपेंड करती है। मैम, हम मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे रख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी, फिजिकल एक्टिविटी। आप मुझे कोई 5 ऐसे सुपर फूड्स बताइए जो हमें अपनी डाइट के अंदर ऐड करने ही चाहिए। पेट की अच्छी हेल्थ के लिए आपको फाइबर चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोमल मलिक। डॉक्टर कोमल मलिक हेड डाइटिशियन है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हमारे शरीर में जो कमियां होती हैं, क्या हम उनको डाइट से ठीक कर सकते हैं, और जो आपके भी सवाल हो सकते हैं जो गूगल कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर कोमल से। मैम, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद में। थैंक यू। मैम, पहले मैं जानना चाहूँगा कि डाइट होती क्या है और वो हमारे शरीर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, डाइट एक बहुत ही ब्रॉड, मैं कहूँगी कि टर्म है, बहुत ही बड़ी टर्म है। हम लोग आजकल डाइट के बारे में करते हैं बात की डाइट, आप डाइट फॉलो करिए। वजन कम करना है, डाइट फॉलो कीजिए। डायबिटीज़ मैनेज करना है, डाइट फॉलो कीजिए। आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रखती है तो आप डाइट फॉलो कीजिए। बट डाइट का मतलब ये है कि डाइट ऑलमोस्ट आपको सब तरह का न्यूट्रिएंट्स एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करें। बिल्कुल। मीन्स उसमें हर फूड ग्रुप को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जितने प्रोपोर्शन में हमें उसकी मात्रा चाहिए अपने खाने में। जैसे मैं बात करूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। तो जिन भी फूड प्रोडक्ट से आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन आपको बैलेंस्ड वे में रखना चाहिए, ताकि आप उस डाइट को यूज़ कर सके फॉर वेट मैनेजमेंट और फॉर ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट, आई कैन से। जो हम मतलब दिमाग में हमारे है, या जो लोग सोचते हैं कि डाइट का मतलब है कि कम खाना खाना या खाना छोड़ देना, तो वो चीज़ नहीं होती डाइट। बिल्कुल नहीं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि कम खाना खाओ, बट डाइट में मैं ये भी कहूँगी ज़्यादा खाना खाना भी अलाउड नहीं है। आप उसको बैलेंस्ड कीजिए, आप उसका टाइम मेंटेन करिए, आप उसका क्वांटिटी मेंटेन करिए, पोर्शन साइज ज़्यादा नहीं लेना। इस सारे पैरामीटर्स को अगर हम एक साथ काउंट करें तो उसे हम डाइट बोलते हैं। दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? देखिए, आप दिन में डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे हैं फिर भी आपको कोशिश करें कि आप 4 से 5 मील्स लें, बट ये मील्स ऐसे नहीं हो कि ब्रॉड मील्स हों, बड़े मील्स हों। आप स्मॉल पोर्शंस रखें, आप इंटरवल्स पे लें, लाइक आप 2.5 घंटा 3 घंटा के इंटरवल पे आप स्मॉल मील्स लीजिए। बिकॉज हम कई बार कहते हैं माइनर मील्स इंक्लूड करो, बट माइनर मील्स का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें, जैसे हम कहते हैं कि जंक फूड या फ्राइड फूड इंक्लूड करें। हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करें, बट हर 2-2.5 घंटा में यू शुड सपोज टू ईट समथिंग, और आप या तो कुछ खाएं या आप कुछ बेवरेज लीजिए। बिकॉज गर्मियाँ आ रही हैं तो बेवरेज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एक मील का। बेवरेज के अंदर हमें शुगर मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन नहीं, आप नेचुरल बेवरेजेस लीजिए। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप नींबू पानी जिसमें आप चीनी ज़्यादा नहीं डालें, आप देसी खांड को यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उसका फ्रेश जूस लीजिए। आप छाछ ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं। तो ये सारी हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस बेवरेजेस हैं। अभी हम डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आजकल एक और टर्म हमारे सामने आती है विच इज़ इंटरमीडिएट फास्टिंग। जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि कितने घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग होनी चाहिए? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अलग अलग तरीके की है। मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको आपका टारगेट क्या है, आपकी फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी मीन्स आप कौन सी इंटरमिटेंट फास्टिंग इजीली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि
जैसे बहुत ही इजी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जैसे हम कहते हैं 14 घंटे और 10 घंटे की, बिल्कुल 14:10, बिल्कुल। जिसमें आपको 14 घंटे जो है आपका फास्टिंग पीरियड है और 10 घंटे आपका ईटिंग विंडो है जिसमें Okay. आप खा सकते हैं। ये एक नॉर्मल मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा वे है और ये बहुत सालों से हम लोग करते भी आ रहे हैं। जैसे मैं जैन पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्लूड करूँ, उनका लास्ट मील सूरज छिपने से पहले हो जाता है, अराउंड 5 to 6। बिल्कुल। तो वो उन लोगों के लिए जैसे जो अर्ली डिनर्स करते हैं उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप इजीली उसे फॉलो कर सकते हैं और आप उसे मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अर्ली डिनर्स कर रहे हैं, फिर आप उस हिसाब से अगर आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट डे का मील भी अप्रोप्रिएटली 10 बजे तक आ जाता है। तो वो एक हेल्दी वे है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली, जैसे एक और हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का एग्जांपल लें, 16 और 8 घंटे की फास्टिंग, जिसमें आप 16 घंटे आप फास्ट रखेंगे एंड 8 आवर्स का जो विंडो है वो आपका ईटिंग विंडो रहेगा। ऑलराइट। तो एक इस तरह का भी फास्टिंग है। और अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में और एग्जांपल्स दूं तो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, कि आपने जैसे 24 से 48 घंटे फास्टिंग करी, फिर आपने 24 से 48 घंटे फास्टिंग अपनी नहीं करी, फिर उसके बाद फिर से आपने 24 से 48 घंटे की फास्टिंग करी, तो इसको हम ऑल्टरनेट फास्टिंग बोलते हैं। कि आपने 1 से 2 दिन आपने कुछ नहीं खाया मीन्स जिस तरह की फास्टिंग आप करना चाहते हैं, आप बेवरेज बेस्ड फास्टिंग करना चाहते हैं या फ्रूट बेस्ड फास्टिंग करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रेन बेस्ड फास्टिंग करना चाहते हैं, तो बट आप उसे ऑल्टरनेटली करेंगे कि आपने 24 से 48 घंटे किया, फिर नहीं किया, फिर दोबारा 24 से 48 घंटे कर लिया। तो इस तरीके की फास्टिंग को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में ही काउंट करते हैं। एक और इंटरमिटेंट फास्टिंग है 5:2, कि मीन्स आपने हर हफ्ते 2 दिन की फास्टिंग रखी और 5 दिन आपने हेल्दी फूड लिया। ये नहीं कि आपने अगर 2 दिन की फास्टिंग रखी है तो 5 दिन आप कुछ भी खा सकते हैं या जंक खा सकते हैं या बाहर का खाना खा सकते हैं। आप 5 दिन हेल्दी डाइट रखें और 2 दिन आप अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप 500 से 800 से 1000 कैलोरी के बीच में रख सकते हैं। तो आप इस तरह की फास्टिंग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पार्ट रहता है। हाँ, हम देखते हैं कि हमने शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लिया, लेकिन 10-11 बजे हमें फिर से भूख लग जाती है। तो वो हमारी कोई कार्ब्स क्रेविंग है या क्या है, मुझे वो चीज़ बताइए। देखिए, यूजुअली हम क्या कहते हैं, जो एक हेल्दी पैटर्न है कि आप अपना खाना कोशिश करें 7 से 8 के बीच में फिनिश कर लें। उसके बाद आप 2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा आप लाइट वॉक कर सकते हैं, आप कुछ रिक्रिएशनल कर सकते हैं आफ्टर दैट, बट आप 2 घंटे के बाद अपने बेड पे जा सकते हैं, सो सकते हैं। बट आजकल जो हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल से भी हो गए हैं, रात को लेट नाइट तक जागना, वो ऑफ कोर्स आपको क्रेव करेगा, बिकॉज आपकी बॉडी हर 2-2.5 घंटे में इट नीड्स समथिंग टू ईट। तो तभी हम कहते हैं आप अपना खाना फिनिश करें, उसके 2 घंटे के बाद आप सोएं, नहीं तो आप जागते रहेंगे, आपको भूख लगेगी और आप फिर कुछ भी मंचिंग करेंगे जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका ऐड हो जाएगा, इनटेक होता रहेगा एक्स्ट्रा कैलोरी, और वो फिर शायद बाद में हमारा फैट भी बन सकता है उससे। बिल्कुल, क्योंकि रात को जैसे हम कहते हैं ना, एज द डे एंड्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप जो भी चीज खाएंगे इट एक्यूमुलेट्स, वो आपके ऊपर जुड़ता चला जाएगा एज अ फैट। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप, जैसे हम कहते हैं यू शुड हैव, जैसे हम कहते हैं ना, राजा की तरह आप नाश्ता करिए, रानी की तरह आप लंच करिए और एक बेगर की तरह आप डिनर करिए। मीन्स आपका डिनर का साइज बहुत स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लगिश है, बहुत स्लो है। तो जितना कम खाएंगे, जितना लाइट खाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। अब मैंने कहीं ये भी सुना था कि जैसे दिन चढ़ता है तो उस टाइम बहुत लाइट कम होती है, सॉफ्ट सनलाइट होता है, तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए। दोपहर में थोड़ा सा हार्ड लाइट हो जाती है, सन एकदम सर के ऊपर है, तो हमें ज़्यादा खाना खाना चाहिए, और शाम को वापस से हमें कम ही खाना चाहिए, क्योंकि लाइट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हमारी बॉडी की ऊर्जा भी उस हिसाब से कम हो रही है। मैं ये कहूँगी जैसे आपका डे स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया
अर्ली मॉर्निंग आपका सबसे बेस्ट मेटाबॉलिज्म होता है, बिल्कुल ठीक है। Right. तो उस टाइम पे आप जो भी खाएंगे इट मेटाबॉलाइजेस सो वेल, बहुत जल्दी उसका डाइजेशन भी हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, तभी हम कहते हैं ना एक्सरसाइज भी सुबह की सबसे अच्छी होती है कि उस टाइम पे, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स की भी एक्सरसाइज आपको बहुत यूजफुल रहती है। बिल्कुल। बट एज अ डे प्रोग्रेसेस तो उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म, तो जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म स्लगिश होता है। बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन हम देखें सोशल मीडिया पे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सुबह खाना चाहिए शाम को, Right. बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो आपका मेटाबॉलिज्म मॉर्निंग आवर्स में बेस्ट होता है। उस टाइम आप हेल्दी फूड खा सकते हैं एंड पोर्शन भी उसके लिए आप अप्रोप्रिएट रख सकते हैं। बट एज अ डे प्रोग्रेसेस आपको अपना मील कम करते जाना चाहिए। और तो हम बात कर रहे हैं मील की, मील के अंदर हमारे कार्ब्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, बिल्कुल। तो एक इंसान को एक दिन के अंदर औसतन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? देखिए, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना आपके हेल्दी वेट पे डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं आइडियल बॉडी वेट पे। अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट है 60 केजीज फॉर इंस्टेंस, तो वो 0.8 to 1 ग्राम्स तक पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले सकता है। ठीक है। तो अगर मैं मानूँ आपका वजन है हेल्दी, आइडियल बॉडी वेट है 60 केजी, Okay. तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 55 to 60 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। पर डे। ओके। आप मुझे कोई 5 ऐसे सुपर फूड्स बताइए जो हमें अपनी डाइट के अंदर ऐड करने ही चाहिए। सुपर फूड्स, हाँ, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सुपर फूड्स अगर हम बात करें आज की डेट में, जैसे हम ओमेगा 3 की बात करते हैं कि ओमेगा 3 इज़ अ वेरी एसेंशियल एंड वेरी गुड फैट फॉर योर बॉडी। पहले एक कंसेप्ट रहता था कि आपको फैट नहीं लेना, फैट नहीं खाना। अब हम बात करते हैं आपको हेल्दी फैट हेल्दी लेना है। फैट्स। तो आपके जो आपके नट्स हैं एंड सीड्स हैं, दे आर सुपर फूड्स। Then your broccoli, because it has lot many essential nutrient, it has protein also. Right. So broccoli we consider as a superfood. Superfood. Then different kind of berries. Strawberries, blueberries, raspberries. Okay. So one is your nuts, second is your seeds, then your broccoli, then your these berries. Okay. Then a very good grain which is oats, because it has Right. a very good Oats. impact Yeah. on your heart health and diabetes management. So oats we consider it as a superfood. ओके। जब हम बात कर रहे हैं सुपर फूड की, तो इसमें मैं देख रहा हूँ फाइबर्स भी हमारी बॉडी में आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारी बॉडी के लिए फाइबर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? फॉर गट हेल्थ, जैसे हम कहते हैं ना पेट की अच्छी हेल्थ के लिए आपको फाइबर चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर जैसे आप फाइबर अपनी डाइट में जैसे कम कर देते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा आपको, आपका स्टूल पास नहीं होगा। कई बार होता है हम बहुत प्रोसेस्ड फूड्स में चले जाते हैं जो जिसमें बिल्कुल ही फाइबर नहीं है। तो फाइबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आप अगर फाइबर लेते हैं और दैट टू बी, अगर आप नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, जैसे आपने फ्रूट्स इंक्लूड करे, आपने सीजनल वेजिटेबल्स इंक्लूड करी, जैसे हमने ओट्स की बात करी, इसमें सॉल्युबल फाइबर है। तो डिफरेंट नट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ओट्स हैं, दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर। हमें कितना फाइबर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं हम ज़्यादा फाइबर ले रहे हैं इस वजह से भी कुछ इश्यूज तो नहीं आ रहे हमारी बॉडी के अंदर? देखिए, अलाउंस, आपका डाइटरी अलाउंस कहता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 ग्राम्स फाइबर पर डे, 28 to 30 ग्राम्स तक आपको फाइबर लेना चाहिए। तो आप एटलीस्ट, जैसे हम कहते हैं, एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स आपकी वेजिटेबल्स की पर डे होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए।
आपको नट्स और सीड्स लेने चाहिए एटलीस्ट 15 to 20 इन नंबर्स एवरी डे। तो इन चीज़ों को अगर आप जैसे इंक्लूड करते हैं, आप ग्रेन्स में जैसे हम कहते हैं होल ग्रेन्स जैसे दलिया है, ओट्स है, अगर इनको इंक्लूड करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट, अगर आप नेचुरल सोर्सेस अच्छे से लेते हैं, फाइबर रिच लेते हैं, तो यू कैन ईजिली अचीव दिस फाइबर का जो हमें इंटेक चाहिए 28 से 30 ग्राम का, वो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में प्लान करते हैं। ओके, तो हम डाइट पे भी आ गए हम। अब मैं ये जानना चाहूँगा हमारे खाना खाने के साथ हमें पानी पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीना भी है तो आपको 1 घंटा रुकना है या 2 घंटा रुक के आप देखिए, पानी बिल्कुल पीजिए। बिल्कुल आपको या तो खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए, ओके। ठीक है, या खाना खाने के थोड़ी देर बाद, आधा घंटा 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। बट ऐसा नहीं है कि आप खाने के साथ पानी नहीं पी सकते। आप पानी को ऐसे है कि आप खाना खाते हुए आप सिप्स ले सकते हैं, Okay. ताकि आप अपने माउथ को फ्लश आउट भी करते रहें साथ साथ में। तो आप अगर साथ में आपको लेने की हैबिट है, किसी को पानी खाने के साथ लेने की हैबिट होती है बिकॉज उनको लगता है कि कई बार खाना गले में अटक रहा है, तो उस टाइम पे लोगों को बीच में पानी पीने की आदत है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक बाइट लेने के बाद वो 1 गिलास पानी पी लें, ऐसा नहीं करना। आप थोड़ा सा पानी जस्ट फॉर द सेक कि आप उसको फ्लश कर सकें, आप उतना पानी खाने के साथ साथ ले सकते हैं, ताकि हम सिप करके लें, ताकि बिल्कुल। वो नीचे जाता और रहे। हम पहले मना इसलिए करते हैं कि अगर आप पहले पानी पी लें 1-2 गिलास, तो फिर आपका खाने की क्वांटिटी ऑफ कोर्स तो कम हो जाएगी, फिर भूख भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। तो आप पहले ले लीजिए आधा 1 घंटा पहले, या अगर आप खाने के साथ ले रहे हैं तो आप सिप्स करके ले सकते हैं पानी और को। खाना खाने के बाद भी 1 घंटा वेट कर लीजिए, आधा घंटा Alright. एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। बाजार में कुछ तरीके की बातें चल रही हैं कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रोटीन, वे प्रोटीन जो जी, हम जी। आते हैं जिम वाले यूज़ जी, करते हैं, जी। वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या है इसके पीछे? अगर हम जिम की बात करें कि कोई बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ तो मतलब बिकॉज अगर कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है 5-5, 6-6 घंटे अगर वो जिम में स्पेंड कर रहा है, तो उनके ब्रेकडाउन के बहुत ज़्यादा है, और उस सेंस में तो उनको प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। राइट। बट वो भी मैं तब कहूँगी कि प्रोफेशनली भी अगर कोई ले रहा है तो वो प्लीज़ अपनी किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या जो उनके फिजिशियंस हैं, फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते रहें। बिकॉज आप जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके किडनी और लिवर हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। तो आप अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आपको लेना बनता है, बट स्टिल आपको डाइटिशियन से या फिजिशियन से कंसल्ट करना। बट ओवरऑल अगर किसी का एपेटाइट अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल वर्कआउट्स हैं, जो एक नॉर्मल रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आप आधे घंटा 1 घंटे की वॉक के लिए जा रहे हैं, आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, आप दिन में 2 बार दाल खा रहे हैं, या अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन ले रहे हैं या एग्स ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपको अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर इनटेक आपका बहुत कम है और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ कहीं डिटोरेट हो रही है या हेल्थ कंडीशंस देखते हुए, जनरली अगर हमको भी प्रोटीन सप्लीमेंट देना होता है तो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल का पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं कि उनका नॉर्मल फूड का इंटेक कितना है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उनका मेडिकल हेल्थ कैसा है। अकॉर्डिंगली अगर हम कोई प्रोटीन को सजेस्ट करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली पूरी पिक्चर को देखते हुए ही एक डाइटिशियन या एक डॉक्टर प्रोटीन बताते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, जब हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाँ ऐसा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें नींद जैसा आने क्यों लगता है, डिजीनेस लगती है हमें कि अब सो जाते हैं थोड़ी देर? अगर हम खाना, अगेन मैं बोलूँगी, बहुत ही प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। दूसरा, आपका खाने का कंपोजिशन बहुत मैं कहूँगी इस बात को करता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले लिया है, बहुत ज़्यादा शुगर्स ले ली हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करेगा और आपको स्लीपी फील, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टार्ची फूड ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड ले लेते हैं, तो हमें उस टाइम पे नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हम
अगर हम ऑफिस में हैं तो आजकल हम सबको ये बोलते हैं ऑफिस में हैं तो लंच के बाद मे बी यू जस्ट हैव अ स्मॉल वॉक तक चले जाएं, मीन्स आप वॉशरूम तक चले जाएं, थोड़ा सा आप चल लें, एकदम से बैठे नहीं। बट बहुत सारे ऑफिसेस में आप स्मॉल नैप का टाइम भी बिल्कुल दे देते दे देते हैं हैं। कि आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक है, और या आपके नॉर्मल खाने के या लंच के ब्रेक में ही वो टाइम इंक्लूड होता है जब आप नैप ले सकते हैं। बट इंडिया में मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे ये पीरियड इंक्लूड है। लेकिन अभी है कुछ जिन्होंने शुरू कर दिया है इसको, हाँ, कुछ शुरू बिकॉज कर। एनर्जीज उस टाइम पे, हाँ पहले आप बहुत ही डिप्लीट होते हैं एनर्जी में, फिर आप खाना खा लेते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल बट वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपको लगता है, और वो पूरा दिन का मिड टाइम होता है जब आप लंच करते हैं, तो आपकी उस टाइम तक एनर्जीज बहुत ही फ्लक्चुएट हो चुकी होती हैं। राइट। तो आप थोड़ा सा स्लीपी उस टाइम पे फील करते हैं, तो आप कई बार अपनी सीट से उठ के आप कुछ स्मॉल एक्टिविटी कर सकते हैं। कहीं कहीं ऑफिस में एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल बिल्कुल। है, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, और तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। और तरीके नहीं है अपने ऑफिस में बेसिकली। नहीं, अभी वैसे तो कई शुरू कर दे, कई बड़ी एमएनसीज हैं, उन्होंने इस चीज़ को इंक्लूड किया है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ की लाइफ है और जो माइंड है वो बिल्कुल उससे और अच्छा क्रिएटिव होता है, निकल सके और अच्छा बहुत। प्रोडक्टिव निकाल सके राइट अपने काम को, इसलिए तो उन्हें बहुत सारे ऑफिसेस ने ये एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूड दिया किया है है। अपने बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिल्कुल। उसमें। ऑलराइट मैम, हम मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे रख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी, फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। बिकॉज सी, अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं बट डाइट कंट्रोल के साथ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उस डाइट कंट्रोल का कोई रेलेवेंस नहीं है रहता। रेलेवेंस। तो वहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ब्लैक कॉफ़ी किस तरीके से हमें वेट लॉस या फैट लॉस में हेल्प कर सकती है मैम? देखिए, ब्लैक कॉफ़ी अगेन मैं कहूँ एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, ठीक है, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है उसमें। दूसरा, ब्लैक कॉफ़ी में एक्स्ट्रा कुछ कैलोरीज नहीं हमने ऐड करी है, बिल्कुल। बिकॉज देयर इज़ नो शुगर्स, नो मिल्क। तो वो, ऑल्दो इट इज़ कई बार आप कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले अगर इफ़ यू जस्ट टेक अ शॉट ऑफ दिस ब्लैक कॉफ़ी, तो वो आपकी एकदम से एनर्जीज को अपलिफ्ट कर देता है, बूस्ट कर देती है। तो आप बट ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो वो ब्लॉटिंग भी कर सकता है। आपको हम कहते हैं आपकी हार्ट बर्न कर सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको बर्पिंग्स हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, उसकी भी लिमिट है कि आप 2 to 3 कप्स ले सकते हैं। बिल्कुल खाने से पहले या खाने के बाद नहीं लेना है। आप इस तरीके से अगर उसे प्रॉपर वे में लें ब्लैक कॉफ़ी, तो इट इज़ अ गुड वे टू कंट्रोल योर वेट ऑल्सो, एंड इट्स गिव्स जस्ट जर्क और बूस्ट योर ब्रेन एंड योर एक्टिविटीज़। हम कॉफ़ी को कैफीन के साथ भी जोड़ते हैं, तो हमें कितना कैफीन इंटेक करना चाहिए? देखिए, अगर आप मिनिमम की बात करें तो आप 200 मिलीग्राम्स पर डे तक कैफीन का इंटेक कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम लिमिट उसकी 400 मिलीग्राम्स है। ओके। तो आप ट्राई करें कि इन बिटवीन ही इसका अमाउंट मेंटेन रखें। हम जैसे अब गर्मियाँ आ गई हैं तो शरीर को हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं, ठीक है, और हमें अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए गर्मियों में, ताकि हमारी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे और अच्छा। देखिए, समर्स में अपने आप को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। बिल्कुल। एटलीस्ट आपको 2 से 2.5-3 लीटर तक रोज़ लिक्विड्स लेने चाहिए। बट ये लिक्विड्स ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस जूसेस ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि नेचुरल सोर्सेज पे हम जाएंगे। हम नारियल पानी ले सकते हैं, हम नींबू पानी ले सकते हैं, हम छाछ ले सकते हैं, हम बार्ले वाटर, बार्ले को लोग यूज़ करते हैं लस्सी में मिक्स करके, तो इट इज़ अ वेरी गुड कूलेंट। आप कोल्ड जूसेस ले सकते हैं विच आर वेजिटेबल बेस्ड जूसेस, जिसमें आप कुकुम्बर यूज़ कर सकते हैं, बॉटल गॉर्ड जो घिया है आप उसका जूस ले सकते हैं, पेठे का जूस ले सकते हैं। तो दे आर हेल्दी ऑल्सो, और ये एक पोटेंट
मैं ये कहूँगी कि कूलेंट्स हैं और द बेस्ट कूलेंट्स हैं आपके समर्स में, तो आपको इनको ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। अब एक टर्म और आती है, अभी हम लिक्विड और वाटर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज वाटर डाइटिंग? वाटर डाइटिंग अगेन कि आप पूरे दिन में सिर्फ बेवरेज लेंगे, ठीक है। नॉट ओनली कि वाटर तो आपको मेंटेन रखना है 2.5 लीटर्स, बट उस टाइम पे आपका कुछ फूड नहीं होगा, कुछ सॉलिड नहीं होगा, उसमें आप सिर्फ बेवरेज इंक्लूड कर सकते हैं। ओनली लिक्विड डाइट रहेगा? ओनली लिक्विड डाइट। ओके, ओनली लिक्विड डाइट। तो इसमें हमें फायदा क्या मिलेगा मैम ओनली लिक्विड डाइट के अंदर? क्योंकि हम क्या हम वो न्यूट्रिएंट जो हम सॉलिड से ले रहे हैं, क्या हमें वो न्यूट्रिएंट्स हमें लिक्विड से मिल पाएगा? देखिए ऑफ कोर्स वो न्यूट्रिएंट्स तो वाटर से नहीं मिल बिल्कुल। पाएंगे, बट जैसे आजकल हमारा सोशल मीडिया ही मैं यहाँ पे बोलूँगी, या बच्चों में बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है टू मेंटेन देयर वेट, और मैं ये भी कहूँगी यंग्स में भी, नॉट ओनली बच्चे, जो हमारा यूथ है बेसिकली दे आर मोर टूवर्ड्स कि उनको वज़न कंट्रोल करना है, तो वो डिफरेंट डाइट्स फॉलो करते हैं, जिसमें से जैसे हमने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी, तो वाटर फास्टिंग भी एक तरह का ऐसा ही डाइट है कि आप दिन में 24 आवर्स 48 आवर्स आप सिर्फ बेवरेजेस पे हैं, जिसमें आपको सिर्फ पीना है। और वो जो लिक्विड्स हैं, वो लिक्विड्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लिक्विड्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगर रिच नहीं होने चाहिए। तो या तो जब हम ये डाइट फॉलो करते हैं जिसमें हम वाटर डाइट की बात कर रहे हैं, तो जो लिक्विड्स भी इंक्लूड करते हैं वहाँ पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन से हेल्दी लिक्विड्स वहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और उसको एक टाइम पीरियड तक ही आप रखेंगे, बिकॉज इस तरह की डाइट होती है बहुत टाइम बाउंड डाइट होती है, क्योंकि आप अपने आप को इतना ज़्यादा फूड से बहुत ज़्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकते, बिकॉज ये इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है कि आप दोबारा से जब खाना स्टार्ट करेंगे अपनी नॉर्मल डाइट पे, तो अगर आपका वज़न कम करना एक मोटो था, तो वो मोटो कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि मैं कह सकती हूँ वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका वापस से रीबाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप करिए, बट उसको एक टाइम बाउंड फ्रेम तक रखिए कि आपने एक दिन कर लिया, 24 घंटे किया, 48 घंटे किया, और उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के बाद जो नेक्स्ट डाइट है, जो जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस डाइट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार जैसे मैंने आपको बोला, आपने वाटर डाइट किया, बिल्कुल ठीक है, एक दिन किया, उसके बाद फिर से आप अगर जंक फूड पे आ जाएं, या कुछ भी खाना स्टार्ट कर दें, मीठा खाना स्टार्ट कर दें अगले 6 दिन, तो वो जो आपने एक दिन में कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करी थी, तो वो आपने वापस 6 दिन में उसे बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया। तो अगर आपने एक दिन अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करी है, तो आपके जो नेक्स्ट डेज हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव डेज हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत ही हेल्दी बैलेंस्ड मील्स लेना चाहिएगा, जैसे होल फूड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अनप्रोसेस्ड चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या पीसीओएस और थायराइड जैसी बीमारियां भी डाइट के थ्रू ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑफ कोर्स ज़रूरत हो सकती है, और वो भी कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंसीडर करते हैं कि दीज प्रॉब्लम्स आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है योर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप अपना कंप्लीट लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई कर लेंगे, आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी स्टार्ट करें, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, तो आप कहीं ना कहीं इन डिसीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ पे ज़रूरत है, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको मेडिकली जाना पड़ेगा, बट डाइट एक ऐसी मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपकी हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो आपका थायराइडिज्म है, चाहे वो आपका पीसीओएस है। तो ये जितनी भी इस तरह की इश्यूज़ हैं, वो डाइट से सबसे अच्छे से कंट्रोल हम कर सकते हैं। ओके मैम, शरीर को डिटॉक्स कैसे रख सकते हैं हम लोग? शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एक तो आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, सेकेंडली आपको रिफाइंड फूड से अपने आप को दूर रखना है। जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
आए हैं, मिलते हैं, उसको डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे और जितना ज़्यादा उसको प्रोसेस्ड ना करें, थोड़ा लाइट प्रोसेसिंग रखें, तो वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जितना नेचुरल और प्लांट बेस्ड फूड्स को आप इंक्लूड करेंगे, आप उतना अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकेंगे। हम आजकल एक और चीज़ चल रही है, डिटॉक्स वाटर। जी, वो कितना हेल्प कर सकता है हमें? देखिए डिटॉक्स वाटर जैसे मैं बात और कर हमें रही ये भी बताइए, अब डिटॉक्स वाटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए? देखिए हर यहाँ पे भी मैं बात करूँगी क्योंकि देखो आयुर्वेदा एक डिफरेंट बिल्कुल। साइंस है, वो उनकी थॉट्स डिफरेंट हैं। जहाँ पे हम प्रकृति पे चलते हैं, बॉडी प्रकृति पे, तो वहाँ पे बात है कि आप किसी प्रकृति को आप डिटॉक्स वाटर में आपने ज़ीरा वाटर दिया, किसी बिल्कुल। को अजवाइन वाटर दिया, दे आर बेसिकली इम्प्रूव योर डाइजेशन प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं ना ज़ीरा इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, बिल्कुल। अजवाइन अगेन वेरी गुड फॉर द डाइजेशन। तो ये एक अगर हम इसका पैरामीटर्स के पीछे का देखें तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो हम तभी कहते हैं आप सुबह उठते हैं, आप एम्प्टी स्टमक इन डिटॉक्स वाटर्स को कंज्यूम करें ताकि वो आपकी बॉडी की डाइजेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें। ओके, सुबह उठते ही हमें या तो अजवाइन का पानी लेना चाहिए या देखिए, जीरा वाटर लेना चाहिए, मतलब ऐसा क्या है? अलग अगेन ये हर इंसान के लिए या हर इंडिविजुअल के लिए Okay. दिस पैरामीटर इज नॉट वर्किंग। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे अब मुझे यहाँ पे बिकॉज आई एम नॉट बिलोंग्स टू आयुर्वेदा, तो बट स्टिल जैसे हम सब अपने घर में ही जानते हैं कि ज़ीरा की तासीर ठंडी है, बिल्कुल। अजवाइन की तासीर गर्म है। तो ज़ीरा को हम यूज़ कर सकते हैं समर्स में। लाइक जब हम बटर मिल्क बनाते हैं तो हम उसमें रोस्टेड ज़ीरा डालते हैं, तो इट गिव्स यू अ कूलेंट इफेक्ट अगेन। तो वहाँ पे हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा अजवाइन का इंटेक नहीं करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस तरह का, जैसे हम गांठ वाली हल्दी की बात करें, क्योंकि वो भी विंटर थिंग है, वो आपको समर्स में नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि मिरेकल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जौन सी तासीर जिनकी गर्म है वो आपको सर्दियों में मिलती हैं चीज़ें, जौन सी तासीर ठंडी है वो आपको गर्मियों में मिलती है। तो आप जैसे खीरे का पानी या आजकल हम वाटर बना के रख लेते हैं डिफ्यूज़र्स में जो आपके आते हैं, तो उसमें आप कुकुम्बर यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप आंवला यूज़ करते हैं। तो यू कैन यूज़ दीज वेजिटेबल एज योर डिटॉक्स, लाइक इन योर डिटॉक्स वाटर। तो आप जितनी वेजिटेबल्स हैं और जो सीजनली अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिटॉक्सिफिकेशन में। बिल्कुल। आजकल मैम जो यूथ है वो काफ़ी कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन। डाइट उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है ताकि वो इस चीज़ से बाहर आ सकें? देखिए बहुत सारी स्टडीज़ ये अब बता भी रही हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रोसेस्ड फूड का इंटेक बढ़ने लग गया है, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूथ में जैसे हम कह सकते हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकॉज अब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स पे डिपेंड निर्भर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप में लथार्जी करती है, आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करती है, आप स्लीपी फील करते हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। तो कहते हैं ना, जब आप ठीक से सोगे नहीं तो आपका नेक्स्ट डे उतना ही इम्पैक्ट करता फुल रहेगा। तो आपको अपना डाइट जितना हेल्दी इन द सेंस, आप जितना नेचुरली चीज़ों पे जाएंगे, जितना अनप्रोसेस्ड फूड्स पे रहेंगे, उतना आप अपना मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेंगे, आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेंगे, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव्ड होगी उससे। मैम शुगर की क्रेविंग को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत क्रेविंग होती है शुगर की काफ़ी लोगों को, और उससे भी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, मैं आप वो बताइए। देखिए शुगर, बिकॉज अगर हम रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम थोड़ा अनरिफाइंड वेज पे जा सकते हैं। हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं, हम देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, आप विंटर्स में आप डेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप रेजिन्स का
यूज़ कर सकते हैं, आप अंजीर को यूज़ कर सकते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ऑफ कोर्स वहाँ तो हमें टोटली शुगर को ऑफ रखना पड़ता करना ही है। पड़ेगा। और वो भी डिपेंड करता है कि कितना शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है या कंट्रोल्ड है। तो अगेन वहाँ तो हम इंडिविजुअली ही इस चीज़ को देखेंगे। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम रिफाइंड शुगर्स की जगह अपने आप को थोड़ा अनरिफाइंड शुगर्स की तरफ मूव कर सकते हैं, नेचुरल शुगर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फ्रूट शुगर्स बेसिकली। कुछ टिप्स बताइए कि हम शुगर को कैसे कंट्रोल करें, घर पे अगर हमें करना है कंट्रोल में तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, कुछ टिप्स बताइए आप उसके लिए। देखिए, शुगर कंट्रोल करने का अगर किसी की बहुत ज़्यादा अर्ज है तो हम वहाँ पे वही बात है कि हम जैसे आफ्टर फूड बहुत लोगों को अर्ज होती है कुछ मीठा खाने की। तो हम वहीं पे आप ये बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा ड्राई नट्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप 2-3 रेजिन के पीस खा सकते हैं। आप थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं, अगर मीन्स इफ़ यू आर टोटली वेल, मतलब कुछ आपको और इश्यूज़ नहीं है, मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, तो आप फूड के बाद कोई भी स्वीट फ्रूट, जैसे अभी मैंगोज़ का सीज़न आ रहा है, तो यू कैन हैव 1 or 2 स्लाइस ऑफ मैंगो आफ्टरवर्ड्स। यू कैन यूज़ सम रेजिन्स, यू कैन यूज़ सम मीठा सौंफ यूज़ कर सकते हैं, घर पे बना हुआ, नॉट दैट शुगर कोटेड वाला। इसके अलावा आप मैंने रीजंस बता दिया, आप सम ड्राई बेरीज यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम योर अर्ज टुवर्ड्स शुगर्स। तो आप ड्राइड बेरीज यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी खांड को मुंह में रख लें। मतलब आप अगर आप कुछ डिज़र्ट्स भी बना रहे हैं तो आप गुड़ या खांड बेस्ड डिज़र्ट्स भी बना सकते हैं, या उसमें आप कुछ फ्रूट, जैसे हम बात करें फ्रूट कर्ड की या फ्रूट क्रीम की, दिस इज़ द गुड ऑप्शन टू हैव। तो जिसमें आप अपना नॉर्मल शुगर से आप अपने आप को थोड़ा सा हट के आप अपना मीठे थोड़ा की हेल्दी फील कर सकते हैं, हेल्दी फील कर सकते हैं, राइट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हम अस्थमा मरीजों के लिए क्या डाइट हो सकती है? देखिए, अस्थमा मरीजों की कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं अस्थमा से रिलेटेड। तो कई बार होता है कि जी अब हम बिल्कुल दही नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल चावल नहीं खाएंगे, हमारा उससे सांस फूलने लग जाता है। ये भी मैं कहूँगी कि ये बहुत एक इंडिविजुअल टर्म है। अगर आप किसी अस्थमैटिक इंसान को अगर दही खाने से कुछ इशू नहीं होता तो हम उसको कर्ड दे सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को कर्ड खाने से ज़्यादा खांसी आती है, बलगम बनती है, तो उस कंडीशन में हमें कर्ड अवॉइड करना चाहिए। ओके। बट हम कोशिश ये करते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रोटीन बेस्ड फूड उनका ज़्यादा रखें। अस्थमा मरीजों को कार्ब्स को थोड़ा कंट्रोल करें, जिसमें भी हम रिफाइंड कार्ब्स को, जो ज़्यादा शुगर बेस्ड फूड्स हैं, उनको हम कम करें, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का इंटेक हम बढ़ाएं, जैसे दाल हो गई, पीस हो गए, मटर है, सोयाबीन है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें डाइट में थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। और इसके अलावा उनको एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हम कहते हैं फाइटो, जो हमारे सोर्सेज हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो मेन सोर्सेज हैं, तो जितना हो सके सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स और रेड ऑरेंज वेजिटेबल्स, जैसे जितने भी पम्पकिन है या आपकी जो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, बिकॉज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट देती है। बिल्कुल। तो बिकॉज अस्थमा में भी क्या है कि आपकी इन्फ्लेमेशन इज़ वेरी हाई लंग्स में, तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, जिसमें आप जैसे नट्स एंड सीड्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आलमंड्स हैं और डिफरेंट सीड्स हैं, प्लस जैसे मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बोला, प्लस मैंने प्रोटीन बेस्ड डाइट बोली। तो ये जो डाइट है ये बेसिकली अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल डाइट है। हम अपने अंतिम चरण की ओर हैं, और क्या पुरुष और महिलाओं में जो इनफर्टिलिटीज की इश्यूज आते हैं, क्या हम उनको डाइट के थ्रू ठीक कर सकते हैं? अगेन ये सारी चीज़ हमारी आ जाती है लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ओके। बिकॉज आज की लाइफस्टाइल जो हमारी इस तरह की है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक विद आवर मोबाइल्स और विद द सिस्टम्स, तो ये आपको बहुत ही नेगेटिविटी
प्रोवाइड करती है, और ये नेगेटिविटी वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तो आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालें, जैसे हम कहते हैं मी टाइम, वो लेजर टाइम होना चाहिए जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। लाइक अपने बच्चों के साथ रहना, या किसी को डांस पसंद है तो डांस क्लासेस ज्वाइन करना, किसी को एक्सरसाइज पसंद है तो एक्सरसाइज ज्वाइन करना, ताकि आप उस स्ट्रेस को अपने में से निकाल सकें किसी तरीके से। तो एक तो ये पैरामीटर है कि आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंक्लूड करो, ताकि आप स्ट्रेस से अपने आप को थोड़ा दूर रख सको। इसके अलावा डाइट में आप जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें, नेचुरल फूड्स जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको इंक्लूड करें। बिकॉज कई बार हम खाने बैठते हैं तो हम वेजिटेबल्स पे ध्यान नहीं देते, हम चपाती बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हम राइस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जब भूख लगती है। ये नहीं कि हम सब्जियां बढ़ा लें, बिल्कुल। हम ऑन द अदर वे हम रोटी की क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि पेट नहीं भरा, हम चावल की क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा अच्छे से फुलफिल नहीं हुआ है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो अब हमारे यहाँ ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, ताकि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें और कार्ब्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। हम जो वीगन लोग हैं उनके लिए हम किस तरीके से डाइट प्लान बना सकते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ में। देखिए वेगन के लिए देखिए फिर हमारे को ऑफ कोर्स प्लांट बेस्ड, बिकॉज वेगन इज समथिंग इट इज़ अ टोटली प्लांट बेस्ड, ठीक है। वेगन में हम डेयरी भी नहीं इंक्लूड करते हैं इनफैक्ट। तो वहाँ पे हम सोया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आजकल मार्केट्स में अगर आप देखें सोया मिल्क अवेलेबल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी हम अगर देखें सर्च करें तो हमारे को बहुत सारी रेसिपीज़ भी मिल जाती हैं जहां हम सोया मिल्क बना सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप कहीं ना कहीं अपनी डाइट में डेयरी अवॉइड कर रहे हैं तो आप कैल्शियम भी अवॉइड कर रहे हैं, आप प्रोटीन भी अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको अदर सोर्सेज से उसको फिर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर आपको प्लांट बेस्ड चीज़ें जैसे पीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही है कि पी प्रोटीन पे जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो वेगन है, तो वहाँ उन लोगों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा। तो हमें बीन्स और पीस पे ही अपना डाइट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जितना हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की एटलीस्ट हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो नए न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं या जो डाइट की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो वेल क्वालिफाइड मैं कहूँगी नहीं हैं। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी जनरेशन्स पे। बेसिकली मैं ये कहूँ कि because they are not that qualified, उनकी वो knowledge they are just a bookish knowledge is there, कहीं से भी सीखा और उन्होंने दूसरे इंसान पे वो चीज़ अप्लाई कर दी। बिल्कुल। मैं यहाँ कहूँगी कि अगर कोई भी डाइट रिलेटेड क्वेरीज हैं किसी को, तो वो प्रोफेशनली ट्रेंड डाइटिशियंस या हम जिसे कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, उनको ही मीन्स उनसे ही डिस्कस करें। दे आर द बेस्ट पर्सन जो आपको आपकी जो भी डाइट रिलेटेड क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स है, मेडिकल मैनेजमेंट है, किसी का जो मेडिकल इश्यूज हैं जिन्हें हमें डाइट से मैनेज करना है, तो वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड डाइटिशियन ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। बिकॉज हमें नहीं पता, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक डॉक्टर हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डॉक्टर हैं, तो वैसे ही डाइटिशियन हैं जो प्रोफेशनल डाइटिशियंस हैं, उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन की पढ़ाई की हुई है, तो वही आपको बेटर वे में बता सकते हैं। बिल्कुल। तो आप मैं तो बस यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आप अपने कोई डाइट रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप प्रोफेशनली उसे हैंडल करवाइए अपनी डाइटिशियंस को सर्च करके। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और काफ़ी चीज़ों के ऊपर आपने हमें चीज़ें बताई। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू।
आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज। नमस्कार।